नमस्कार, शाम के 4 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है फास्ट एंड फैक्ट्स का। फास्ट एंड फैक्ट्स में आपको दिखाएंगे दिन की हर बड़ी खबर पूरी रिसर्च के साथ। मैं हूं अदिति अवस्थी और मेरे साथ है मीमांसा मलिक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, देश विरोधी और विवादित बयान देने वाले कोलकाता के टीपू सुल्तान मस्जिद के इमाम बरकती को इमाम पद से हटा दिया गया है। जी न्यूज पर बरकती की देश विरोधी और विवादित बयान की खबर दिखाए जाने का यह असर हुआ है। बोर्ड ऑफ ट्रस्ट ने बरकती को इमाम पद से हटाते हुए उन्हें टर्मिनेशन का नोटिस भेजा है। बरकती अपने विवादित बोल और फतवे को लेकर गलत वजह से सुर्खियों में थे। बरकती ने पीएम मोदी के खिलाफ भी फतवा जारी किया था। साथ ही उन्होंने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को लेकर भी आपत्तिजनक बातें कही थी। लाल बत्ती के इस्तेमाल को लेकर भी बरकती गलत वजहों से सुर्खियों में आए। जिस वक्त मस्जिद बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ने बरकती पर कार्रवाई का ऐलान किया, उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में जी मीडिया संवाददाता पूजा मेहता भी मौजूद थी और उन्होंने इस फैसले को लेकर सवाल भी पूछे। अब यह खबर है कि बरकती शाम 6 बजे अपनी बर्खास्तगी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। टीपू सुल्तान मस्जिद के जो इमाम थे जनाब नूरुल रहमान बरकती, उनको हटाने के लिए बाकायदा लीगल नोटिस हम लोग भेज चुके। वो आज की तारीख के बाद टीपू सुल्तान मस्जिद के इमाम नहीं रहे, एम्प्लॉय भी नहीं रहे। आप लोगों ने कब भेजा है? टुडे, आज। बहुत सारी मीडिया में खबरें आई थी कि That was more of an internal discussion, but unless we sent the notice has been sent to you. The decision was there, but notice was sent to you. और इसी खबर पर और जानकारी के लिए इस वक्त हम रुक करेंगे। हमारी सहयोगी पूजा मेहता इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पूजा, ये वही इमाम है जो अपनी कार से लाल बत्ती हटाने के लिए तैयार नहीं थे, जिन्होंने जिहाद की धमकी दी, जिन्होंने देश विरोधी बयान दिए, और अब वो लाल बत्ती भी हट गई और इमाम का पद भी गया। जी बिल्कुल, देखिए, क्योंकि ये एक स्टेट गवर्नमेंट का क्रैकडाउन भी हो चुका था और ये जो कमेटी है जिसमें ट्रस्टी है, को ट्रस्टी है, उसके अलावा मुतवल्ली है, पिछले 2 और 3 सालों में उन्होंने जितने भी विवादित बयान दिए हैं, उसके अलावा कभी प्रधानमंत्री मोदी पर फतवा जारी करना या महिलाओं के कपड़े पे टिप्पणी करना, बार बार उन्हें वार्निंग दी गई थी, लेकिन वो सुधरे नहीं। कमेटी का जो कहना है कि हमने चाहा कि वो अपनी भाषा बदल ले और ना ही ये सारे विवादित बयान दे और ये जो है टीपू सुल्तान मस्जिद को राजनीति से दूर रखे, लेकिन वैसा नहीं होने के बाद आज उन्होंने ये लेटर ऑफ टर्मिनेशन इशू कर दिया है। आज जब हमने पूछा इमाम बरकती से तो उन्हें पहले कहा था कि वो 6 बजे हमसे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल उन्होंने ये बताया कि वो कोई भी मीडिया रिएक्शन नहीं देंगे। कमेटी ने ये साफ कर दिया है कि अब से वो इमाम के पद से हटाए जा रहे हैं और अगर वो चाहे तो वो नमाज पढ़ने के लिए तो जरूर जा सकते हैं मस्जिद, लेकिन वो इमाम के तौर पे वहां पे नमाज नहीं लीड कर पाएंगे, नहीं पढ़ा पाएंगे। जी पूजा, और ये मस्जिद की जो चाबियां हैं वो भी जबरन ले ली थी और वो देने के लिए तैयार नहीं थे। इसको लेकर पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई गई थी। अब ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस शाम को होगी उसमें वो क्या बातें अपनी तरफ से रख सकते हैं? देखिए, फिलहाल इस पर कोई भी कंफर्मेशन नहीं है कि वो 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या नहीं, लेकिन कमेटी ने उन्हें साफ ये कह दिया कि उन्हें जल्द से जल्द अपनी ऑफिस खाली कर देनी होंगी। उतनी जितनी भी पोजेशंस है वो उन्हें लेकर ऑफिस खाली करके चाबियां जो है वो कमेटी को हैंडओवर करके यहाँ से जाना पड़ेगा। जी पूजा, और वो दौर भी याद कीजिए जरा जब नोटबंदी के बाद उन्होंने फतवा जारी किया था प्रधानमंत्री के खिलाफ और उसके बाद पुलिस प्रोटेक्शन भी उन्हें दी गई थी, सुरक्षा मुहैया कराई गई थी राज्य सरकार की तरफ से और लगातार उन्हें समर्थन हासिल होता रहा ममता बनर्जी का। लेकिन अब ये जो बदलाव आया, जब जिहाद की धमकी दी गई उसके बाद ये सरकार की ओर से ये कदम, तो कहीं ना कहीं इसे चुनावों से जोड़कर देखा जा सकता है कि अपनी छवि सुधारने की कोशिश कर रही है पार्टी चुनावों से पहले। जी बिल्कुल, यहाँ पर ये साफ है कि तृणमूल कांग्रेस जो है वो सिर्फ अपनी छवि साफ करने में नहीं लगी है, लेकिन डैमेज कंट्रोल में भी लगी है, क्योंकि जिस इमाम को इतने बेनिफिट्स और इतने प्रिविलेजेस दिए गए थे सरकार की ओर से, जिसकी वजह से वो लाल बत्ती का इस्तेमाल करते थे, सरकार की ओर से उन्हें सिक्योरिटी भी दी गई थी, तो जब उनकी लाल बत्ती उतारी गई, साथ ही साथ सरकार की ओर से जितनी भी सिक्योरिटी उन्हें दी गई थी वो भी विड्रॉ कर ली गई थी। और उसके बाद हमने जब कुछ ही दिन पहले अपने चैनल पर दिखाया
आया तब इमाम बरकती ने खुद जो उन्हें ये सारे प्रिविलेजेस देती रही है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उनके लिए भी अपशब्द बोले, कहा बहुत कुछ कहा। तो अब ये बहुत साफ है कि जो सरकार जो है ये डैमेज कंट्रोल में लगी है और अपनी छवि साफ करने में लगी है। 1989 में उन्हें इस मस्जिद का इमाम बनाया गया था, यानी कि 28 साल उनको हो गए थे इमाम पद पर, और अब ये जी न्यूज़ की खबर का असर हुआ है कि इमाम का पद भी अब छिन गया है उनसे और लाल बत्ती भी छिन गई है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हरियाणा के रेवाड़ी में स्कूली छात्राओं की भूख हड़ताल के आगे सरकार को झुकना पड़ा। राज्य सरकार ने स्कूल का दर्जा बढ़ा दिया, जिसके बाद छात्राओं ने अनशन खत्म कर दिया। रेवाड़ी के गोठड़ा टप्पा डहीना गांव में 8 दिन से अनशन पर बैठी स्कूली बच्चों की मुहिम आखिरकार रंग लाई है। हरियाणा सरकार स्कूल का दर्जा बढ़ाने को तैयार हो गई है। अब स्कूल में 12वीं तक पढ़ाई हो सकेगी। बच्चों की इस मुहिम में जी न्यूज़ ने भी साथ दिया और बच्चियों की गुहार को सरकार तक पहुंचाया। राज्य सरकार ने स्कूल का दर्जा बढ़ाने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और हमारा जो डिप्टी कमिश्नर है उन्होंने एक प्रिंसिपल वहां डिप्यूट कर दिया है, जो कल से ही वहां 10+2 में 10वीं तक के विद्यार्थी हैं और वो एडमिशन का प्रोसेस वहां जारी करें। इन लड़कियों को 11वीं और 12वीं की पढ़ाई के लिए गांव से 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। लड़कियां परेशान थीं क्योंकि रास्ते में लड़के तंग करते थे। समाज के असामाजिक तत्व थे, वो हमें परेशान करते थे, इसलिए हमारी ये मांग थी कि हमें अपना स्कूल अपग्रेड चाहिए। हमारे आगे बहुत सी छेड़खानियाँ हो चुकी है, जो हम घर वालों से बताते हैं, घर वाले कहते हैं स्कूल छोड़ दो, हम पढ़ना चाहते हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं। तो बहुत लोगों से कह चुके हैं पर हमारी कोई सुनता ही नहीं है। अब तो हम यहाँ से नहीं हिलने वाले, ये हमारा आखिरी फैसला था और है। जब तक हमारा स्कूल नहीं बनेगा हम यहाँ से नहीं हिलेंगे, बिल्कुल नहीं हिलेंगे। स्कूली छात्राओं ने छेड़खानी की घटनाओं से परेशान होकर स्कूल जाना बंद कर दिया था। परिवार वालों ने गांव के सरपंच से बात की। गांव के सरपंच ने स्थानीय प्रशासन से मदद मांगी। प्रशासन से मदद नहीं मिलने पर छात्राओं ने अनशन शुरू किया था। परिवार वाले भी धरने पर बैठ गए थे। हरियाणा सरकार ने कहा है कि रेवाड़ी के गोटरा गांव के स्कूल में कल से ही 12वीं क्लास में एडमिशन शुरू हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ के सुकमा और बीजापुर में नक्सलियों के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन चलाया गया है। इस ऑपरेशन में 20 नक्सलियों को मार गिराया गया है। सुकमा और बीजापुर बॉर्डर पर करीब 200 नक्सलियों को जवानों ने घेर लिया। नक्सलियों के खिलाफ मुठभेड़ में सीआरपीएफ, कोबरा, एसटीएफ और डीआरजी के 350 जवान शामिल थे। इसे नक्सलियों के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन बताया जा रहा है, जो 96 घंटे तक चला। फोर्स ने मुख्य लड़ाई 2 दिन लगातार लड़ी। वो थी 13 की रात में और 14 की रात में, और करीब 15 से 20 माओवादियों का मारे गए। इस ऑपरेशन में सीआरपीएफ की जलेबी टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया गया। ये वो फॉर्मेशन है जिसके जरिए सीआरपीएफ के कोबरा कमांडो दुश्मनों को चारों तरफ से घेरकर आगे की तरफ बढ़ते हैं। टोटल कोऑर्डिनेशन था स्थानीय स्तर पर, यहाँ पर सुकमा और बीजापुर में, और एक संयुक्त कंट्रोल रूम इस पूरे ऑपरेशन की मॉनिटरिंग रायपुर में कर रहा था। सुरक्षा बलों की रणनीति के आगे नक्सलियों को मुंह की खानी पड़ी। बताया जा रहा है कि नक्सली अपने मारे गए साथियों के शव उठाकर ले गए। पिछले महीने सुकमा में हुए बड़े नक्सली हमले के बाद सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई की। पहली बार वायुसेना के हेलीकॉप्टर मी-17 का इस्तेमाल जवानों तक रसद पहुंचाने और घायलों को ले जाने में किया गया। ऑपरेशन में एसटीएफ का एक जवान शहीद हो गया, जबकि सीआरपीएफ के 2 जवान घायल हुए। सेना ने सीज फायर तोड़ने पर पाकिस्तान को फिर करारा जवाब दिया है। अभी साफ नहीं है कि पाक रेंजर्स को कितना नुकसान पहुंचा है। बालाकोट सेक्टर में पाकिस्तान रेंजर्स ने कल शाम से फायरिंग शुरू की थी, जो आज सुबह तक जारी रही। पाकिस्तान रेंजर्स ने एक बार फिर सेना की अग्रिम चौकियों के साथ गांवों को भी निशाना बनाने की कोशिश की। कई गांवों में 80 mm और 120 mm के मोर्टार दागे गए। एक स्कूल को भारी नुकसान पहुंचा, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ है।
दूसरी ओर शोपियां में एक गांव में सर्च ऑपरेशन के दौरान लोगों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प हो गई। सेना को इलाके में लश्कर के कुछ आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी, लेकिन लोगों ने घरों की तलाशी का विरोध किया और सेना पर पथराव किया। पाकिस्तान जम्मू बॉर्डर पर पिछले 8 दिनों में 8 बार सीज फायर का उल्लंघन कर चुका है। पाकिस्तानी गोलीबारी की वजह से एलओसी पर 35 गांवों के 10,000 लोग दहशत में जी रहे हैं। 35 गांवों के करीब 2,500 लोगों को सेना के राहत कैंप में शिफ्ट किया गया है। 3 दिन पहले पाकिस्तानी फायरिंग में एक बच्ची समेत 3 लोगों की मौत हो गई थी। हिंसा और बिगड़ते हालात के बीच रक्षा मंत्री अरुण जेटली और आर्मी चीफ विपिन रावत जम्मू कश्मीर जाएंगे। पटना में बीजेपी दफ्तर के बाहर आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान दोनों पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। लालू की बेनामी संपत्ति के मुद्दे और बिहार में बिजली कीमतों की बढ़ोतरी के विरोध में बीजेपी ने आज महाधरना रखा। वहीं पटना में आरजेडी कार्यकर्ता सुशील मोदी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान दोनों पार्टी के कार्यकर्ता भिड़ गए। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के दफ्तर के घेराव के दौरान जमकर पत्थरबाजी भी की। इसके बाद दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। आरजेडी के प्रदर्शनकारियों की पुलिस से भी तीखी झड़प हुई। के संरक्षण में आ रहे थे, आगे आगे पुलिस आ रही थी, उनको घेर करके लेकर के, और पीछे पीछे वो लोग गाली गलौज करते हुए आ रहे थे। कार्यालय का गेट बंद किया स्टाफ सब। गेट तोड़ करके जब कार्यालय में घुसने लगे तो हम लोग जो 2-4 लोग थे उसको डिफेंस किए और उसमें लोगों ने बोतल चलाया, पत्थर चलाया। दफ्तर पर हमले के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी वहां से गुजर रहे जेडीयू नेता को खदेड़ दिया। हंगामे को सुशील मोदी ने आरजेडी की खुली गुंडागर्दी बताया तो आरजेडी ने कहा कि पत्थरबाजी की शुरुआत बीजेपी वालों ने की थी। कि हमारे सारे विधायक प्रमुख नेता धरना पर रहे, तो हमारे कार्यालय के अंदर घुसकर बोतलें चलाई, हमारे आधे दर्जन से ज्यादा कार्यकर्ताओं को घायल कर दिया। मेरे मित्रों, पुलिस के संरक्षण में गली का कुत्ता भी शेर बन जाता है। और लाठियों से हमारे कार्यकर्ताओं की पिटाई की है, जबरदस्त पिटाई की है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने गए थे, हम लाठी चलाने वहां नहीं गए थे, लेकिन पत्थर चली है अंदर से और लाठियां चटकाया गया। हमारे वर्करों को घायल करके वो लोग भागना पड़ा, आरजेडी ऑफिस आना पड़ा। कल इनकम टैक्स ने बेनामी संपत्ति के मामले में लालू यादव के कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। इनकम टैक्स विभाग ने लालू यादव की बेटी मीसा और दामाद के ठिकानों पर भी छापेमारी की थी। आरजेडी ने इनकम टैक्स की छापेमारी को बीजेपी की बदले की कार्रवाई बताया था।